ख़वातीन हज़रात, आपकी दोबारा शमूलियत, खुशामदीद। बात बड़ी अहम हो रही थी, उसी बात पे जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो आप बैकग्राउंड बता रहे थे, ज़रा उस पर रोशनी डालें। जी, बैकग्राउंड ये थी कि वो खित्ता जो कि 3 हिस्सों में तकसीम था, जिसको आज हम बलूचिस्तान कहते हैं, तो ये इन सारे मामलात में बहुत पीछे रह गया और उसमें तो अभी पाकिस्तान बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आप देखिए, अगर 1920 में जो मिस्टर जिन्ना थे कायद आज़म, और वो बॉम्बे की जो अर्बन सीट थी वहाँ से मुंतखब होकर आए थे, तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान के इलाके के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। उन्होंने फिगर्स भी दिए जो रिकॉर्ड पे हैं। उन्होंने कहा 1.4% सिर्फ वहाँ पे लिटरेसी रेट है, जबकि ब्रिटिश हिंदुस्तान में 4 कुछ और है। और उन्होंने बार बार अंग्रेज़ों को कहा कि बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो दें। फिर 1930 में, 1935 में, 1940 में, क्या पाकिस्तान का कुछ तस्वर भी नहीं था। उसको कायद आज़म और जो मुसलमान लीडर हैं मुस्लिम लीग के, ऑल इंडिया के, ये प्रेशर डालते रहते हैं अंग्रेज़ों पर कि इस इलाके को पसमानदा आपने बहुत रखा हुआ है, इसको डेवलपमेंट करें। फिर सिब्बी दरबार जो 48 पाकिस्तान बनने के बाद जब कायद आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान को मैं खुद अपने नीचे लेके, गवर्नर जनरल्स जो उन्होंने वहाँ रूल कहा, तो वो फौत हो गए कुछ महीनों के बाद। इस तरह और कमेटीज़ बनी। तो पसमानदगी तो उनकी शुरू से थी। अगर आपने फिगर्स देखें 1940 के, 1930 के, 1920 के, तो बहुत फ़र्क था बलूचिस्तान दूसरे इलाकों का। लेकिन ये कोई जवाज़ नहीं है उनकी आजकल, इसलिए जब पाकिस्तान बन गया, मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, तो उनको चाहिए था वहाँ पर तरक्की करें। एक इलाही साहब, मैं एक पॉइंट जहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे बलोची भाइयों को एक और चीज़ समझनी चाहिए। एक तो ये है कि पसमानदगी, कोताहियाँ हुई होंगी, वफाकी हुकूमत से हुई होंगी, लेकिन जो पाकिस्तान के ऊपर मजमूई मुसीबत पड़ी वो बलूचिस्तान के ऊपर भी पड़ी। माशाल्लाह लगे लंबे लंबे, तो वो उसको भी कहना कि वो सिर्फ बलूचिस्तान के ऊपर वो था और बाकी जैसे इलाके बड़े अच्छी तरह उनके हालात थे, तो ये भी मुनासिब नहीं है। एक तो 2 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। एक तो सारे पाकिस्तान की मुश्किलात जो माशाल्लाह की हुकूमतों की वजह से या और जो इक्तसादी मामलात हैं उनकी वजह से बलूचिस्तान उसका हिस्सा है। दूसरा, खसूसी बलूचिस्तान की जो तकलीफ़ें हैं और उनके मामलात हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस चीज़ को समझने के बाद फिर ये होना चाहिए कि बलूचिस्तान को जो भी कोताहियाँ रह गई हैं, जितना वो पीछे रह गए हैं, उनको एट पार लाया जाए और इस किस्म के इक़दाम किए जाएँ जिससे वो सारा बलूचिस्तान, इसमें बलूचिस्तान भी है, पख्तून बलूचिस्तान भी है, और जितने उनके कबाइल हैं वो सबको मिलकर आगे चला जाए। ये आपकी बात से जो एक इंदिया मिलता है वो ये है कि बलूचिस्तान उस तरह से तो पाकिस्तान के साथ नहीं था पहले, क्योंकि रियासत भी थी और जैसे आपने फरमाया कि बहुत सारी खिलाफत मूवमेंट में भी साथ नहीं थे। तो बलोचों की जो परसेप्शन थी उसको हम नहीं समझ सके। जब किसी बलोच ने ये कहा कि मेरे हक हैं मुझे दे दो, तो अयूब खान से लेकर भुट्टो साहब तक और फिर परवेज़ मुशर्रफ तक फ़ौज कशी ज़रूर होती रही और कोई प्रिटेक्स्ट बनाया जाता था। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सारे लीडर्स जो थे, ये इनके जहन में ये बात नहीं आती थी या कोई अंदरूनी अदावत थी, या ये कि बलूची ये चाहते थे कि वो अलहदा हो जाएं उन मूवमेंट्स में जब फौज कशी हुई है? अलहदा नहीं, असल में बलूचियों का मिजाज, जैसा मैंने पहले कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने से एक ऑटोनमी की तरफ रहा है कि आप एक मुदाखलत ना करें, वफाकी हुकूमत बिल्कुल मुदाखलत ना करें और जो सरदार हैं उसी के ऊपर रिलाय किया जाए। अब फिर सरदार की मर्ज़ी है वो जो वो करे वो ना करें। उसके लिए कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। भुट्टो ने कानून बनाया, सरदारी निज़ाम को ख़त्म किया, वो नहीं ख़त्म हुआ। उसमें जब तक इक्तिसादी तरक्की नहीं होगी उस इलाके में, तालीम आम नहीं होगी, उस वक्त तक जो उनका सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है बलूचिस्तान का वो तब्दील नहीं होगा और सरदारों का वहाँ पे जो होल्ड है वो कमज़ोर नहीं होगा। इसलिए एक समाजी मसला भी है वहाँ पे कि जिसमें जो अवाम को ऊपर लेके आना है। जो जब सरदारों को हम मॉनेटरीली भी सपोर्ट करते रहे और समाजी तौर भी उनको लीडर समझा, तो उस वक्त भी तो कोई तरक्की नहीं हुई। जी, वो तो फिर सरदारों की जिम्मेवारी है। देखिए मैं गिलानी साहब एक बात हम देखते हैं कि वहाँ पे हज़ारा भी रह रहे हैं, कोयटा के अंदर एक छोटी कम्युनिटी है लेकिन है।
फिर उसके साथ ही पख्तून है, वो तो बलूचिस्तानी। तो आप अगर तरक्की का देखिए वहाँ पे, तो पख्तूनों ने बलोचियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। वहाँ पे हर जगह पख्तून ही हमें नज़र आते हैं, मुख्तलिफ शोबों में, हुकूमत के भी और ट्रेड में भी और बिजनेस में भी। इसी तरह जो हज़ारा तबका है उनकी तकरीबन 100% लिटरेसी रेट है, तो उन्होंने भी बहुत तरक्की की है। तो बलोचों की एक तो कोताही वो तो हम मानते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हुई ज़्यादतियाँ हुकूमत की तरफ से, दूसरा उनका कोई सोशो इकनॉमिक कल्चरल सिस्टम भी है। और ये कायद आज़म ने भी कहा, अगर कायद आज़म की आप तकरीरें देखें 48 की, 46 की, 45 की, तो उन्होंने बार बार ये कहा कि आप अपना सोशो इकनॉमिक सिस्टम तब्दील करें, जब तक आप नहीं करेंगे आप तरक्की नहीं कर सकते। यानी ये वो पाकिस्तान बनने से पहले की बातें हैं। तो अब भी यही है कि जब तक उनका सोशो इकनॉमिक सिस्टम, इसी गिलानी साहब देखिए ऑटोनॉमी दे दी, ऑटोनॉमी मिल गई, लेकिन ऑटोनॉमी का जब तक समरात आम लोग तक नहीं जाएंगे और वो चंद लोग ही अगर उसको मोनोपोलाइज करेंगे, तो उस ऑटोनॉमी का क्या फायदा उनको होगा। लेकिन बहरहाल ये तो होगा कम से कम कि फिर इल्ज़ाम वो अपने सरदारों पे या उनके जो नुमाइंदे हैं मुंतखब असेंबलियों में जाते हैं उन पे वो लगाएंगे। अच्छा, एक अहम पहलू ये है, जैसे आपने फरमाया कि तालीम वहाँ पर नहीं आई, जो आई जिसमें ग्रेजुएट्स भी हुए, लोग एमए भी हुए, उनको नौकरियाँ ना मिली। क्या इसके लिए आज के वज़ीर आज़म को ये कहना पड़ेगा कि जी हमने इतने हज़ार बीए, इतने हज़ार एमएससीज उनको यहाँ जॉब्स भी देंगे और पढ़ने के लिए उनको जगह देंगे मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज में? क्या उनका ये हक़ नहीं था बहैसियत पाकिस्तानी के वो जहाँ भी जाएं और नॉर्मल जो आपके टेस्ट होते हैं उसमें बैठ के वो जैसे मैं कहीं जा सकता हूं उसी तरह वो भी आ सकते थे? जी, इसमें थोड़ा सा एक बहस शुरू हो जाती है कि कोटा सिस्टम भी, क्योंकि कोटा सिस्टम इसीलिए ममालिक अपने आइन में या कवानीन में रखते हैं कि जिसमें वो इलाके या वो लोग जिनको बराबर की सहूलियात नहीं हैं, तो उनको एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए उस वक्त तक जब तक वो सहूलियात बराबर नहीं हो जाती। तो इसलिए वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा क्विक फिक्स जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं मामला, यानी जल्दी से तय करने वाले, ताकि वो कुछ ना कुछ दावा हो जाए जो ज़्यादती हैं वो करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जब सहूलियात सारी दे दी जाएँ और कुछ अरसे तक दे दी जाएँ, जैसे वहाँ पे ढांचे तश्कील पा जाएँ, तो फिर तो बराबरी की बुनियाद पर ही होना चाहिए। अच्छा, अब आप आते हैं बलूचिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन जिसमें हम लोग बरसरे पैकार हैं, साउथ वज़ीरिस्तान में और जगहों पे भी गए, और अब शुनीद ये है कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी कहते हैं आप अपने तालिबान को तो लड़ रहे हैं, आप उन तालिबान से नहीं लड़ रहे, नहीं ख़त्म करे जो अफ़गानिस्तान में आके उनको नेटो फोर्सेस को और उनको नुकसान। अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की ज़बान से कि बलूचिस्तान में तालिबान की और अलकायदा की मजलिस शूरा बैठी हुई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो बैठी हुई है तो फिर उसको ख़त्म करने के लिए जैसे उन्होंने दूसरी जगहों पे, तो ड्रोन अटैक्स यहाँ भी होंगे। दो बातें। तीसरी बात है हिंदुस्तान का फैक्टर, वो मैं आखिर में बात करूँगा। मुझे ये बताइए कि इस वक्त तो बलूचिस्तान एक बिल्कुल फायरबॉल है, उसमें अब हमें ये नज़र आ रहा है कि जो पश्तून एरियाज़ हैं वहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है जो तालिबान के हिसाब से, और जो उनके रेफ्यूजीज़ आए, जो बलोच एरियाज़ है वहाँ पे नहीं हो रहे। लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि अगर ये कहा तो जा रहा है कि सारी फ़ौज वहाँ से आए और वापस उसको बुलाएं, वो तो सही है अपनी जगह पे कि बिला वजह फौज कशी करने की क्या जरूरत है, कोलू। लेकिन ये भी देखना होगा कि कहीं ये ना हो कि ये तालिबान जो है काबू से बाहर हो के ये बलोच इलाकों पे भी कब्जा करना शुरू कर दें। और मेरा नहीं ख्याल कि बलोच बजाते खुद उसको कन्फ्रंट कर सकेंगे तालिबान के इस थ्रेट को, क्योंकि तालिबान बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा वो मिलिटेंट हैं और उनका एक नेटवर्क है जो उनसे ज़्यादा मजबूत है। तो इसलिए ये इस चीज़ को जहन में रख के ये सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी और सारी स्ट्रेटजी ये रख के बनानी पड़ेगी। अब हिंदुस्तान का रोल बलोचों में, उसके सामने जो उनके काउंसिल जनरल ऑफिसर्स बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने शर्म अल शेख में भी बात की, मनमोहन सिंह मान भी गए, CIA के बहुत डायरेक्टर जो कि अफ़गानिस्तान में रहे उन्होंने कहा, हत्ता कि मैक क्रिस्टल ने अपनी रिपोर्ट में मैक क्रिस्टल ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि हिंदुस्तान की
जो अफ़गानिस्तान में दखल अंदाज़ी है वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, हमें ठीक करना पड़ेगा। ज़ाहिर है अगर हिंदुस्तान की वहाँ पर है तो वो नज़र तो बलूचिस्तान पे लगाए बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि जब ये एक इंसाफ के ऊपर मबनी आइनी पैकेज आ जाएगा और बलूचिस्तान के अवाम ये समझेंगे कि हमें सारे हकूक़ मिल गए हैं, तो फिर हिंदुस्तान की मुदाखलत का बहुत ही कम मौका मिलेगा उनको। इसलिए कि बहरहाल बलोच जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के धारे में उनको रहना है, वो उनका मुल्क है और उनको बराबर के हकूक़ मिलेंगे, तो क्यों फिर वो हिंदुस्तान की मुदाखलत को कबूल करेंगे। डॉक्टर साहब वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे मुख्तसर सवाल मुख्तसर जवाब, आप अगर हुकूमत हों, आप प्राइम मिनिस्टर हों और जिस तरह के हालात हैं, आप बताइए कि कब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके उनकी तसल्ली और तशफ़ी करा सकते। मेरा ख्याल है कि ये 2 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, तो अब सालों की बात नहीं रह गई, 1-2 महीने से ज़्यादा इसको नहीं लगने चाहिए और इसके ऊपर कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। उससे पाकिस्तान का आप देखेंगे नक्शा बहुत हद तक तब्दील हो जाएगा, अदारे बहुत हद तक मुस्तहकम हो जाएंगे और एक मंजिल नज़र आने लग पड़ेगी जिसकी तरफ पूरी कौम बलूचिस्तान को मिलाकर हमें नज़र आएगा, उस तरफ हमने जाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये जो आखिरी बात है ये सारी चीज़ों का एक